पहले 9 सवाल कर चुके थे और ये जो सेट था 2019 का सेकेंड शिफ्ट पीटी के हिस्ट्री का सवाल था साहब। इसमें हम लोग 9 सवाल पहले कर चुके हैं, ये 10वां सवाल है। 10वां सवाल में देखिएगा कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, कौन थे? नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी। चलिए बहुत बढ़िया, प्लिनी। आपको पता है कि यहाँ से कई पुस्तकें हैं, जैसे कि इंडिका हो गया, नेचुरल हिस्ट्री हो गया, भारत का भूगोल हो गया। ये सारी पुस्तकें जो है, ये सारी पुस्तकें आपको कहीं ना कहीं देखिए कि हर सेट में आपको देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो बीपीएससी का हो या दरोगा का हो। इसीलिए करके यहाँ से जो भी प्राचीन काल की जो पुस्तकें हैं, जहाँ से कुछ ना कुछ हमें जानकारियाँ मिलती हैं, उन पुस्तकों को हम लोग थोड़ा सा केवल देख लेंगे कि कौन लिखा। और ये बातें शायद हम लिखाए हुए भी हैं कि प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री है या टॉलमी का क्या पुस्तक है। ये बातें हम लोग पहले भी सेट में किए हुए, 2022 के जो मेंस है ना, उसी में डाले हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज एवं खनिज पदार्थ तथा भारत इटली के बीच जो व्यापारिक संबंध है उसके बारे में उल्लेख किया है। तो कई बार सिंपल सवाल जैसे पूछा है कि नेचुरल हिस्ट्री निम्नलिखित में से, गप नहीं करना है, नेचुरल हिस्ट्री निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। ये तो सिंपल सवाल कर दिया गया। हो सकता है कि पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में भारत एवं इटली के बीच जो व्यापारिक संबंध है इसका वर्णन किस पुस्तकों में की गई है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल हिस्ट्री में। और इसके अलावा भारत के जो भी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, यहाँ के पशु हैं और यहाँ जो भी खनिज संपदाएं हैं, इसके बारे में लिखा गया। मैक्सिमम आप पुस्तक देखिएगा जिसमें रुका हुआ था क्या, तो मैक्सिमम आप देखिएगा कि मैक्सिमम पुस्तकों में केवल राजा महाराजा, उसके वंशज, उसके प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मैक्सिमम पुस्तकों में मिलती है। लेकिन प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है, इसमें आप देखिएगा कि पेड़ पौधे के बारे में, पशुओं के बारे में, खनिज के बारे में और भारत और फारस के बीच जो संबंध है उसके भारत और इटली के बीच जो संबंध है उसके बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। और ये जो प्लिनी थे ये कहाँ के लेखक थे? रोमन लेखक थे। ठीक है साहब। उसके बाद चलाइए टॉलमी में। टॉलमी देखिएगा कि इसने भारत का भूगोल, देखिए दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, नेचुरल हिस्ट्री और भारत का भूगोल, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। यही दोनों राइटर में, प्लिनी और टॉलमी में, कई बार बीपीएससी इसको पूछा है, तो इसमें कन्फ्यूजन अधिक होता है। कन्फ्यूजन का कारण क्या होता है कि हम कभी इसको इसमें मारते हैं और इसको इसमें मार देते हैं, ऐसे नहीं बात है। तो याद रखिएगा कि टॉलमी जैसे है ना, तो इसको याद रखिएगा, टॉलमी नहीं टेलमी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? टेलमी। टेलमी मतलब क्या होता है? मुझे कहो, मुझे कहो, क्या कहो? भारत का भूगोल। टेलमी भारत का भूगोल, क्या याद रखेंगे? टेलमी भारत का भूगोल, मतलब मुझे भारत के भूगोल को कहो, यानी भारत के भूगोल के बारे में बताओ, ऐसा नहीं बात है। तो इस तरह से, क्योंकि अभी लगेगा कि आसान सा चीज़ें हैं, याद हो जाएगा, लेकिन उस समय जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम लोग, तो प्रेशर के कारण इतना आसान सवाल हम क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं। इसी को थोड़ा सा हम लोग लॉजिकली याद रखेंगे। इस पुस्तक में, यह पुस्तक जो है 2री शताब्दी में लिखी गई है और इसमें इन्होंने भारत की भौगोलिक क्षेत्र, वनस्पति एवं यहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में क्या किया है? वर्णन किया है। और ये कहाँ के लेखक थे? यूनानी लेखक थे। ठीक है साहब। एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था अरस्तु। इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एनियल और पॉलिटिक्स, रेटरिक, निकोमियन, एथिक्स आदि जैसी पुस्तकों को लिखा। यहाँ पर देखिए कोमा है और यहाँ पर एक पुस्तक ये हो गया, एक पुस्तक ये हो गया, एक पुस्तक ये हो गया, 3 पुस्तकें इनकी है। और भी पुस्तकें हैं ये, तो ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। 3 पुस्तक इनका है। और सिकंदर जो महान था, सिकंदर महान जो था, ये अरस्तु के क्या थे? शिष्य थे। इस बात को याद रखिएगा। और इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस कहा जाता है। और इसकी जो पुस्तिका है क्या है? हिस्टोरिका है। बाकी हम लोग और भी पुस्तकों के बारे में
हम लोग इससे पहले 2022 के सेट में किए हुए, जितनी भी प्राचीन का, चाहे वो मुद्रा राक्षस किसकी है या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है, कुमार संभवम किसकी है, ठीक है, ये सारे बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। चाहे वो ऐतिहासिक पुस्तकें हो, प्राचीन काल की या मध्यकालीन की या फिर मॉडर्न की, बहुत सारे पत्रिकाओं पुस्तकों के बारे में पढ़ें। और आप देख रहे हैं कि कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें पुस्तक के बारे में नहीं पूछा है। हर सेट में, हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखिए कि पत्रिका के बारे में या फिर पुस्तकों के बारे में, चाहे वो पुस्तक प्राचीन काल का हो या मध्यकालीन भारत का हो या फिर मॉडर्न का हो, लेकिन पुस्तक या पत्रिकाओं को इन्होंने अवश्य पूछा है। आप देख लीजिए। और एक एक सेट तो ऐसा है जिसमें 2-2, 3-3 पुस्तकें, 2-2, 3-3 जो है सो पत्रिकाएं पूछा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं और क्या कहते हैं पुस्तक है। चलिए सर, क्या बोले? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। क्या बोले? तो आने दीजिए ना, बहुत होगा, पूछने का तरीका अलग करेगा और क्या करेगा, पूछने का तरीका या करेगा और क्या। चलिए अगला देखिए। वो बुझ गया ना, वो बुझ गया कि अगर जो पैटर्न पर ले रहे थे वही पैटर्न पर लेंगे तो ये सब तैयारी पहले से कर रहा है, गड़बड़ा जाएगा फिर। ऐसा नहीं बात है, इसी वजह से वो बुझ गया, ऐसा नहीं में। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसा वो पैटर्न तैयार करेगा फिर हम लोग वो पैटर्न धर लेंगे। और क्या पढ़ा हुआ बेकार थोड़े जाएगा। 70% तो यही रहेगा, बहुत करेगा तो 20-30% बदलाव करेगा। और बीपीएससी बदलाव किया तो क्या किया, ऑप्शन से संबंधित बदलाव किया, और क्या कर पाया वो। चलिए अगला देखिए। सर जॉर्ज वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीयों में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। क्या हो जाएगा? शिक्षा। सही बात है। 1854 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट लाया गया था। और इसके तहत कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, ये मातृभाषा में दिया जाए, मातृभाषा में दिया जाए, ये बातें कहा गया। और जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा का जो माध्यम हो, भाषा जो हो, उसे अंग्रेजी को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? अंग्रेजी को बनाया जाए। प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिया जाए। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया कि तीनों प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, तीनों जगह एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए। ऐसा नहीं बात है। तो ये शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए इस तरह की चीज़ें लाई गई थी, चार्ल्स वुड डिस्पैच। और ये जो लाया गया था डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है साहब, कोई डाउट इसमें? चलिए साहब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। 48 से 56, चलिए 48 से 56, 48 में आया तब ना वो व्यापकता का सिद्धांत लाया, 17 को मिला लिया 48 में ही, देखे तो। चलिए देखिएगा, शिक्षा से संबंधित है ये वही बातें हैं जो बातें अभी बताएं कि चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा सुधार से संबंधित है, जो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में लाया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या शिक्षा के क्षेत्र का अधिकार पत्र कहा जाता है। ठीक है साहब। यह समितियां प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में तथा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दिए जाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था। ठीक है। और इसके तहत क्या हुआ था कि 3 विश्वविद्यालय, अभी जस्ट बताया कि कोलकाता में, बम्बई में और मद्रास में स्थापित करने का भी क्या दिया? सुझाव दिया। क्लियर है? चलिए अब देखिए, चार्ल्स वुड जो था, ये ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका आपको बताए थे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। तो उस समय जो था ये चार्ल्स वुड, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है साहब, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल को मैच करना है। अगर हम लोग इस तरह से देते तो आप लोग कहते हैं कि सर कूट वाला डाल देते। देखिए कूट वाला सवाल आता है कि नहीं आता है। चलिए आंसर क्या होगा? सबसे पहला नंबर देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये जो हुआ था 1918 में हुआ था। तो चाहे तो आप 3 भी कर सकते हैं या तो 4 भी कर सकते हैं, ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। चलिए
चाहे तो 3 कर सकते हैं, चाहे तो 4 कर सकते हैं। देखिए किस तरह से कंफ्यूज क्रिएट करता है, देख रहे हैं ना, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अभी देख लेते ना, हो सकता है कि मैच ना करे उस ढंग से जिस ढंग से हम सोच रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए खेरा, ये भी 18 में है, ये भी चाहे तो 3 हो सकता है, चाहे तो 4 हो सकता है। आगे क्लियर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसका 2 हो जाएगा, और चंपारण का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखिए लास्ट से 3 और 4, 3 और 4 में 3, देखिए 3 का 2 होना चाहिए, 3 का क्या होना चाहिए, 2, 3 का 2, 3 का 2 मिल रहा है ना, और 4 का क्या होना चाहिए, 1 1। देखिए ये दोनों 1 1 हो रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखते दोनों में कोई भी हो सकता है। तो 1 का दिया हुआ कौन, 1 का 1 दिया हुआ नहीं होगा, गड़बड़ है। 1 का 3, 1 का देखिए 3, और 2 का 4, 3 का 2, हाँ चलिए डी हो जाएगा आंसर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आंसर डी। चलिए अब बातें देखिए, इसमें 4 चीजें दिया हुआ था ऑप्शन में। देखिए एक आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल दिया हुआ है, एक खेरा सत्याग्रह दिया हुआ है, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड दिया हुआ है, और एक चंपारण सत्याग्रह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से सारी चीज़ों को, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको देख लेंगे, क्योंकि इसके बारे में इससे पहले नहीं चर्चा हुआ था। हुआ था न, बीपीएससी में हुआ था शायद, इसमें हुआ था, अब हमें ध्यान में नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलिए साहब देख लेते हैं हम लोग जालियांवाला बाग के बारे में। सबसे पहला नंबर याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसका सबसे प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया, जिसे काला कानून भारतीयों ने कहा था। क्यों? क्योंकि रॉलेट एक्ट, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध होगा, तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट्स घोषित कर दिया जाएगा। ये आश्वासन दिया गया 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और इसी वजह से खुश होकर के भारतीय लोग क्या कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा मिल ही जाएगा, डोमिनियन स्टेट्स घोषित हो जाएगा। इसी से खुश होकर के भारतीय लोग क्या करने लगे कि अंग्रेजों की सेनाओं में भारतीय युवाओं को भर्ती करना शुरू कर दिया। मतलब बोल रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्या करिए, अंग्रेजों का सपोर्ट करिए, समर्थन करिए, ताकि ब्रिटेन अगर जीत जाता है तो हमें जीतने के बाद डोमिनियन स्टेट्स मिल जाएंगी। ये प्रलोभन दिया कौन? अंग्रेज दिया। और इसी प्रलोभन में आकर के गांधी जी जैसे लोग भी भारतीय युवाओं को युद्ध में शामिल होने की बातें आह्वान करने लगे, ये बातें रखने लगे। और इसी वजह से आपको पता है गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला दलाल कहा गया है। ऐसा नहीं बात है। लेकिन बातें ठीक इसके विपरीत बाद में जाकर के हो गई कि जो ही 1918 में ब्रिटेन जीतता है और भारतीय लोग अब वेट कर रहा था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स घोषित किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज क्या कर लिया, इस भावनाओं को समझ लिया कि अब भारतीय उग्र होकर के हमसे क्या मांगेगा, डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा। इसी वजह से वो क्या कर दिया कि इसी चीज़ को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट ला दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ में विरोध करता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, तो इस रॉलेट एक्ट के तहत एक न्यायालय बनाया गया था जो उच्चतम न्यायालय से भी अधिक पावरफुल था। मतलब इसमें, इस कोर्ट में रॉलेट एक्ट के द्वारा जो बनाया गया न्यायालय था, उस न्यायालय में जो केस चला गया और वहाँ से जो निर्णय आएगा उसको अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके नहीं कर सकते थे। तो सीधा सस्पिशन पर इसको बोला गया रॉलेट एक्ट के कानून को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून बोला गया। मतलब ना तो आप दलील रख सकते हैं, मतलब आप अगर अंग्रेजी सरकार को डाउट हो गया कि आप विद्रोह करने वाले थे, विद्रोह किए नहीं, विद्रोह करने वाले हैं, तो ये सस्पिशन पे ही आपको पकड़ करके जेल में बंद कर देता और आप अपना दलील यानी सबूत भी नहीं दे पाते कि हम आंदोलन करने वाले नहीं थे या जो भी चीज़ें, आप अपने सबूत को आप निर्दोष हैं ये भी साबित करने का आपको मौका नहीं देता। उसके बाद बिना अपील, आपको जस्टिस बताए कि ऐसा न्यायालय था कि अगर जो निर्णय दे दिया तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी आ जा कर के आप अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जबकि पता है आपको कि सबसे बड़ा जो अपीलीय न्यायालय होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन रॉलेट कानून के तहत जो बना
कोर्ट था उसका जो निर्णय हुआ करता था उस कोर्ट का, उसका अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा करके नहीं कर सकते थे और ना ही अपने वकील को रख सकते थे। ऐसा बात है, इस तरह की बातें थी। इसी कानून के विरोध में पंजाब के दो स्थानीय नेता थे जिसका नाम था सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। एक शब्द याद रखिएगा कि इस जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस समय जो वायसराय हुआ करते थे चेम्सफोर्ड, ठीक है, और जो भारत सचिव हुआ करते थे मॉन्टेग्यू हुआ करते थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस जो रॉलेट एक्ट था इसका विरोध करने के लिए सतपाल और किचलू जो पंजाब के स्थानीय नेता थे ये 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, ठीक है, कि रॉलेट एक्ट जो है बहुत खराब कानून है, भारतीयों के शोषण के लिए बनाया गया कानून है। जिसके कारण क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। घटना देखिए, 6 अप्रैल को विद्रोह होता है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में विरोध होता है, 9 अप्रैल को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 अप्रैल को 1919 को सड़क पर समर्थक में क्या हो जाते हैं, समर्थक जो है वो उतर जाते हैं, मतलब सतपाल और किचलू जो स्थानीय नेता थे उसके समर्थक जो थे वो सड़क पे चले आते हैं विरोध करने के लिए। और पहला दिन जो गोली चला था वो 10 तारीख को ही चला था। उस दिन भी 4-5-6 आदमियों की मृत्यु हुई थी लेकिन वो लाइट में नहीं आ पाया था क्योंकि संख्या बल कम था। 10 तारीख को ही पहली बार गोली चलाई गई थी इन भीड़ों पर। अब देखिए जब ये चीज़ें हो गई, 10 तारीख को जब सड़क पे उतर गए, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 13 अप्रैल वैशाख का पूर्णिमा था उस दिन, और क्योंकि आपको पता है कि सिख पंजाबी जो लोग हैं, सिख जो संप्रदाय के लोग हैं, उसके लिए वैशाख की जो पूर्णिमा होती है, वैसाखी की जो पूर्णिमा, वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है उसको। तो ये पर्व को देखते हुए ये रखा गया कि अगर 13 तारीख को उस दिन अगर हम लोग एक सभा का आयोजन करते हैं तो क्या होगा, उसमें अधिक से अधिक संख्या बल होगा जिससे हम अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसी वजह से जालियांवाला बाग में स्थान चुना गया और 13 अप्रैल 1919 को एक सभा आयोजित की गई और उसी सभा पर 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उस बाग में, और उसी दिन इस पर क्या चलाई गई, गोली चलाई गई। ऐसा नहीं बात है। जालियांवाला बाग जो था ना, यह बाग ये जल्ली नामक व्यक्ति की ये संपत्ति हुआ करती थी। जब ये हो गया और इस पर गोली चलाने का आदेश कौन दिया था, जनरल ओडायर दिया था। जनरल ओडायर जब ये दिया था आदेश, तो कहा जाता है कि ऐसे सरकारी रिपोर्ट जो वो दिया था उसमें तो आंकड़े कम ही दिए थे, लेकिन इसमें कहा जाता है कि हजारों लोग मारे गए थे। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, सारे लोग, महिलाएं, सब लोग शामिल थे क्योंकि तो पर्व था, वहाँ पर हर लोग शामिल होते। और नहीं तो अगर सरकार के विरोध करने के मंशा से अगर इस बाग में जाया जाता तो बच्चा क्यों जाता वहाँ पे, ये कभी सोचे हैं? तो स्वाभाविक बात है कि जो नेता थे वहाँ के, वो ये इसलिए वहाँ पर आयोजन किए थे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बातों को हम रख सकते हैं। सरकार विरोधी कोई साजिश उसमें चल नहीं रही थी। चलिए अब देखिएगा, जब ये घटनाएं 13 अप्रैल 1919 को हो जाती हैं तो कई भारतीय इसके विरोध में अंग्रेजों के द्वारा जो दी गई उपाधि थी उसको लौटाए। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण क्या कर दिए, लौटा दिए। गांधी जी केसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दिए थे, त्याग दिए। शंकर नायर जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। देख लीजिए क्या क्या चीजें हो रही है। तो कई बार सवाल आ सकता है यहाँ से कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, याद रखिएगा साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि जमनालाल बजाज इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को क्या कर दिया, त्याग दिया। राय बहादुर की जो उपाधि है उसको ये क्या कर दिए, त्याग दिए। जालियांवाला बाग कांड के लिए हंटर आयोग, देखिए अब इसकी जांच होगी, इसकी जांच के लिए देखिए किस प्रकार से जनता को गुमराह करने की बात। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच अगर हंटर आयोग कर भी लिया तो क्या निष्कर्ष निकल गया। और आज भी भारत में देखिए वही घटनाएं होती है कि जो ही बड़ा घटना हो गया तो जनता को शांत करने के लिए इसकी पुख्ता जांच की जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, क्योंकि पता है कि भारत की जनता गजनी है,
ऐसा नहीं, जो 15 मिनट में गजनी फिल्म देखे ना, आमिर खान भूल जाता है हर घटनाओं को। तो भारत की जनता गजनी है, ये बस 15 दिन से अधिक दिन तक कोई बातें याद रखती नहीं है। तो 15 दिन के बाद जांच हो या नहीं हो, आराम से क्या जाएगा, सब जनता भूल जाएगी, फिर हम लोग मौज में रहेंगे। क्या जरूरी है रिपोर्ट सौंपना, क्योंकि पता है कि हम खुद फंस जाएंगे रिपोर्ट देंगे तो। ऐसा नहीं बात है। चलिए वही बात है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग जो है ये गठित किया गया। और कब गठित किया गया? 19 अक्टूबर 1919 को गठित किया जाता है। और इस हंटर आयोग में 3 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। इस 3 भारतीय के नामों को याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा। चीमनलाल सीतलवाला, चीमनलाल सीतलवाला, उसके बाद साहबजादा सुल्तान अहमद, ये डॉट अधिक पड़ गया था, और जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति थे जो हंटर आयोग में क्या कहते हैं शामिल थे, भारतीय शामिल थे। तो यहाँ से याद रखिएगा कि कई बार पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का या किस समिति का गठन किया गया था, तो हंटर आयोग का। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज ने डायर को मदद किया था। देखिए घर का भेदी लंका ढाए, देख लीजिए, ये हंसराज जो था यही जनरल डायर को सूचना भी पहुंचाया था और यही उसको मदद भी किया था, जिसके कारण इतनी बड़ी घटनाएं हो गई। चलिए कांग्रेस, हाँ चाटुकार था, बिल्कुल था। कांग्रेस इसकी जांच के लिए, देखिए क्योंकि कांग्रेस इससे खुश नहीं थी, उनको पता था कि केवल 3 भारतीयों को इस हंटर आयोग में डाला गया है और जब भी ये रिपोर्ट जाएगा तो अंग्रेजों के ही पक्ष में जाएगा। इसी वजह से कांग्रेस एक अपनी जो है सो कमेटी बनाई, ठीक है, इसकी जांच के लिए। तो इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय, नेहरू जी और गांधी जी सहित 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई। कौन? कांग्रेस बनाई, जिसमें ये तीन जो है सो व्यक्ति शामिल थे, मदन मोहन मालवीय, नेहरू और गांधी जी। अरे समझ बात है। अब देखिए ये तो जांच समिति बनाई गई, ठीक है, और जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट केवल और केवल जनरल और डायर की निंदा की। लेकिन रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की गई, लेकिन जब जनरल डायर ब्रिटेन जाता है तो ब्रिटेन जाने के बाद वो क्या किया, देखिए जिस तरह से भारत में होता है लोकसभा और राज्यसभा, ये सदन का, संसद का जो सदन होता है, 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, तो उसी तरह से ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और राज्यसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, ठीक है साहब। जब जनरल डायर वहाँ जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जो वहाँ का उच्च सदन है, वो आप देखिए कि जनरल डायर का समर्थन करता है और 26,000 पाउंड इनाम भी देता है उसको कि बहुत बढ़िया काम किया तुम। ऐसा नहीं बात है, इस तरह की देख रही है। और कहा जाता है कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तो डायर ने अपना वक्तव्य दिया था बाद में जाकर के कि मैं अगर चाहता तो इस भीड़ को बिना एक गोली चलाए हुए तितर बितर कर सकता था, लेकिन मैं भीड़ को तितर बितर कर देता और फिर आकर के ये उग्रवादी सब फिर आकर के फिर सभा करते और मैं फिर इसको भगाता और वो फिर आ जाते, तो इससे मेरा मजाक बनता और इतने बड़े अधिकारी के पदों पर रहते हुए मेरा मजाक बनता, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होता। जिसके कारण मैंने क्या चलवा दिया, गोली चलाने का आदेश दिया। और इसके बाद आगे बढ़ करके भी बोला कि अगर मैं चाहता तो हजारों घायलों को मैं बचा सकता था, लेकिन उसको बचाना मेरा कर्तव्य नहीं था। ऐसा नहीं बात है, इस तरह की बातें कौन बोला? जनरल डायर बोला। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखिए क्या करता है कि ब्रिटेन का जो सदन है वो 26,000 पाउंड और इनाम में देता है कि बहुत बढ़िया किया, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन जो था ब्रिटेन का, वो जनरल डायर की क्या करती है? निंदा करती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, क्योंकि ये घटनाएं बहुत भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जिसके कारण उधम सिंह को ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुआ। और उधम सिंह क्या करते हैं कि 13 मार्च 1940 को डायर की हत्या कहाँ जाकर के कर देते हैं? लंदन में जाकर के डायर की हत्या कर देते हैं। एक सभा में जाकर के गीता को ले जाते हैं साधु के वेश में जाते हैं, गीता पुस्तक लेकर के, और रिवॉल्वर जो होता है ना, रिवॉल्वर के डिजाइन को काट लेते हैं गीता के अंदर में और उसको लॉक कर लेते हैं। पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। और उसको लेकर के वो चले जाते हैं। और इस तरह की घटनाओं का जब इन्हें, क्योंकि ये धार्मिक सम्मेलन में जा रहे थे तो ये साधु बन के गए, और जब वो इनको ले गया अंदर कि आप अपना प्रवचन दीजिए, अपने देश का क्या करिए,
अगुवाई करिए, तो इन्होंने अगुवाई करने के बदले पहले, आज समझ बात है, जिसके कारण उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है साहब, चलिए ये हो गया आपका जालियांवाला बाग। अब थोड़ा सा चंपारण आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिएगा साहब, चंपारण आंदोलन जो था, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था, वो चंपारण में किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, भारत की धरती पर पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा चंपारण में किया गया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए ये हुआ क्या था, क्योंकि बिहार में असामी बार व्यवस्था के तहत 3 कठिया प्रथा चल रही थी। 3 कठिया प्रथा क्या थी, देखिए गांधी जी का आगमन कब हुआ था, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ आए थे, पटना आए। और क्योंकि यहाँ पर चंपारण के क्षेत्रों में असामी बार व्यवस्था का हिस्सा 3 कठिया व्यवस्था था। मतलब 3 कठिया व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य है, और ये वैसे भूमि पर करना अनिवार्य है जो आपकी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। आए समझ में, क्योंकि किसान करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाया करती थी। अब देखिए इसके साथ साथ और भी एक व्यवस्थाएं थी जिरात व्यवस्था में। जिरात व्यवस्था देखिए, एक था आसामी बार व्यवस्था, इसी का हिस्सा था 3 कठिया। अब देखिए जिरात व्यवस्था में नील्हे स्वयं रैयत के बैल, हल एवं जमीन लेकर अपनी देखरेख में क्या करते थे, नील की खेती करते थे, जिसके कारण किसानों की स्थिति जो थी, बंजर भूमि होने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई और इसका काफ़ी शोषण भी हो रहा था, जिसके कारण ये सारे किसान जो थे बड़ा परेशान थे। जिसके कारण राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के एक स्थानीय नेता थे, इन्होंने 1916 का जब अधिवेशन लखनऊ का हुआ था तो उसमें गांधी जी से मिले थे, और गांधी जी से मिलने का जो सलाह दिए थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी दिए थे कि आप गांधी जी से जाकर के मिलिए। जब उन्होंने गांधी जी से मिले 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तब जाकर के वो आह्वान किए कि आप चंपारण आकर के किसानों की दुर्दशा को देखें, और इस पर गांधी जी हाँ भी बोल दिए कि ठीक है हम आएंगे। और फिर जाकर के गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण आते हैं, और चंपारण आने के बाद वहाँ के किसानों की जो स्थितियाँ हैं उसको बारीकी से देखते हैं। चलिए, नील किसानों की स्थिति का वर्णन दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में किया गया। इस बात को याद रखिएगा साहब, कई बार पूछा जाता है कि नील दर्पण निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है, क्या बोलेंगे हम लोग, दीनबंधु मित्र। चलिए, राजकुमार शुक्ल जो थे, जो गांधी जी को आमंत्रित किए थे चंपारण में, ये चंपारण के भरहवा गांव के किसान नेता था। इस बात को याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने का जो सलाह दिए थे, कौन दिए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के थे, जो किस पत्रिका के संपादक थे, प्रताप पत्रिका इन्होंने लिखे थे, प्रताप पत्रिका इनके संपादक थे। और ये जो हाँ कानपुर से। सत्याग्रह इन चंपारण के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद इसको लिखे। अब देखिए राजकुमार शुक्ल चंपारण में किसानों की लड़ाई वो अपने पूरे जीवन भर लड़ते रहे, और लगभग राजकुमार शुक्ल 25 वर्ष तक एमन नामक अधिकारी था चंपारण में, ठीक है ना। तो एमन नामक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, उससे राजकुमार शुक्ल लगातार 25 वर्षों तक केस लड़ते रहे, मुकदमा चलता रहा इनके बीच में, ठीक है साहब। और याद रखिएगा कि एमन बहुत क्रूर व्यक्ति था, और बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। अगर वो बीमार भी होता था ना, तो पूरे गांव में चंदा करके तब वो दिखवाने के लिए जाता था, ऐसा ये व्यक्ति था। हाँ, ये एमन अधिकारी बहुत क्रूर आदमी था ये एमन, ऐसे में। और कहा जाता था कि अगर किसी के दरवाजे पर एमन जाता था तो उसके घर का जो सदस्य है, खास करके जो उस फैमिली का जो मुखिया होता है, वो उस एमन के घोड़े का जो लगाम होता है ना, वो पकड़ता था उसके सम्मान में। अगर नहीं पकड़ता था तो उसके ऊपर कोड़े बरसाया जाता था। इतना बड़ा क्रूर था, मतलब हम तुम्हारे घर पे आए, तुम हमारा जो है सम्मान करने के लिए नहीं आया, आए समझ में, इस तरह की बातें थी, आए समझ में। और कहा जाता है कि अगर ये बीमार भी पड़ा, इसे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती थी, तो ये पूरे गांव से ना चंदा लिया करता था, टैक्स वसूला करता था, आए समझ में, तब ये इलाज करवाया करता था या कोई वस्तु खरीदा करता था, आए समझ में। इस तरह की बातें थी। लेकिन
राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हो जाती है वो 20 मई 1929 को हो जाती है। और एमन नामक जो अधिकारी था, एमन इनके मृत्यु पर 300 रुपया श्राद्ध के लिए भेजा। इतना बड़ा कंजूस आदमी जो खुद के तबीयत खराब होने पर चंदा करता था, वो कैसे 300 रुपया भेज दिया, बड़ा आश्चर्य की बात है। 300 रुपया श्राद्ध के लिए भेजा और कहा कि चंपारण का जो राजकुमार शुक्ल था वो केवल और केवल अकेला मर्द था। ऐसा नहीं बात है, इस तरह की बातें बोला। ठीक है, चलिए साहब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, टक्कर जबरदस्त दिया ना एमन को। चलिए, खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह था ऑप्शन में, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। गुजरात के खेरा जिला में अंग्रेजी सरकार के द्वारा कर वसूली के विरोध में यह आंदोलन 1918 में शुरू हुआ था, क्योंकि गुजरात में अकाल आ गया था खेरा जिला में। लेकिन अकाल के टाइम पर भी, सुखाड़ के टाइम पर भी ये अंग्रेज जो थे ना, टैक्स को बढ़ा करके किसानों से वसूला करते थे, जिसके कारण वहाँ के किसान जो थे वो आंदोलन करना शुरू कर दिए। और इसे भारत में प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। किसे? खेरा आंदोलन को, खेरा सत्याग्रह को। और इसमें गांधी जी का योगदान था, गांधी जी का, क्योंकि 17 में जो ही गांधी जी चंपारण का जो सत्याग्रह था उसको जो ही जीते, तो ही इनका मनोबल बहुत आगे हो गया। और जिसके कारण ये जगह ढूंढ रहे थे कि कहाँ दूसरा आंदोलन किया जाए, और उनको दूसरा जगह मिल गया, कौन सा? खेरा। चलिए साहब, उसके बाद देखिए अहमदाबाद मील हड़ताल, ये भी 1918 में शुरू हुआ था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि अहमदाबाद में ना प्लेग फैल गया था। ठीक है साहब, और प्लेग फैलने के कारण वहाँ के क्योंकि पता है कि अहमदाबाद में सूती वस्त्र का उद्योग है, तो वहाँ के कारखाने में, मिल में जो काम करने वाले मजदूर थे वो बोनस के लिए लड़ रहे थे। तो बोनस के लिए लड़ रहे थे, तो जो मजदूर थे वो बोल रहे थे कि हमें क्या चाहिए, 50% बोनस चाहिए। लेकिन जो मिल मालिक था वो बोल रहा था कि हम 20% ही दे पाएंगे। ऐसा समझ में, इसी के कारण क्या हो रहा था, आंदोलन शुरू हो गया था, हड़ताल शुरू हो गया था। चलिए, यह हड़ताल मिल मजदूरों के द्वारा प्लेग काल में भी बोनस नहीं दिए जाने के कारण शुरू किया गया था। मिल मालिक जो था मजदूरों को 20% बोनस देने के लिए राजी हुआ, परंतु मजदूर कितना मांग रहे थे? 50% की मांग कर रही थी। लेकिन गांधी जी पहली बार इस आंदोलन में आए, और पहली बार याद रखिएगा गांधी जी भूख हड़ताल जो किए थे वो अहमदाबाद मिल हड़ताल में ही किए थे। कई बार सवाल ये पूछा भी गया कि गांधी पहली बार आमरण अनशन या भूख हड़ताल पे कब बैठे थे, तो याद रखिएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल में। इसी आंदोलन में शुरू किए थे पहली बार भूख हड़ताल। और गांधी जी 35% मांग को रखे तथा मिल मालिक इनसे क्या हो गए, तैयार हो गए। गांधी जी बोले कि कोई बात नहीं है, ना 50% दो और ना 20% लो, ऐसा करो बीच का रास्ता, 15% ही बढ़ेगा और 15% तुम घटो, कुल मिलाकर के 35% बात बन जाएगा। ऐसा, और ये बातें बन भी गई ऐसे में, और इस तरह से आंदोलन खत्म होता है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा साहब, बहुत बढ़िया, महात्मा गांधी हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़े हुए हैं ना पहले, ये सारे पढ़े हुए पत्र पत्रिका पुस्तक है। चलिए, हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई, परंतु 1910 पर इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाकी और भी जो पुस्तकें हैं और पत्रिकाएं हैं जो मॉडर्न काल का है, वो बिहार असाइनमेंट्स 2020 का क्वेश्चन नंबर 10 में जाकर के वो सारी पत्रिकाएं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाँ। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? क्या हो जाएगा? आपको पता ही है कि कराची में हुआ था। और कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, कराची में पटेल जी किए थे। और याद रखिएगा कि इसी समय पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले इसी अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा की गई थी, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा देखिए, अधिवेशन के बारे में पूछा है, तो कांग्रेस के बारे में हम बताए हुए हैं कि कांग्रेस की स्थापना और कांग्रेस के 4 अधिवेशन के बारे में बताए हुए हैं, और किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस पर क्या क्या टिप्पणियाँ हुई थी, ये सारे बातें हम पढ़ाए हुए हैं। कहाँ पढ़ाए हुए वो भी बता देंगे, लेकिन जो चीज़ें नहीं बताए थे उसको पहले बता देते हैं। चलिए साहब,
इसका आंसर हो जाता कराची अधिवेशन। चलिए, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उसको हम लोग एक जगह कलेक्ट कर दिए और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती है उसको भी हम लोग डाल दिए। चलिए, पहला नंबर तो यह है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में किसके द्वारा किया गया था? ह्यूम के द्वारा। और इसका जो प्रथम अधिवेशन 1885 में जब हुआ, इसका तब जा करके अखिल भारतीय कांग्रेस नाम जो है सो रखा गया। तो प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1885 में, और WC बनर्जी के द्वारा होता है, WC बनर्जी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन जो होता है 1886 में, ये कहाँ होता है? कलकत्ता। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? बम्बई में। दूसरा जो होता है कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी के। देखिए, पहले हिंदू, दूसरे पारसी, तीसरे में देखिए मुस्लिम, और चौथे में देखिए ईसाई। ठीक है साहब, चौथे में ईसाई। तो देखिए, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तीसरा में 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। और याद रखिएगा कि ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। चौथा अधिवेशन 1888 में, ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और यहाँ से भी याद रखिएगा कि पहले ईसाई थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, पहले अंग्रेज। चलिए, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखे हम लोग। 12वां जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? रहमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में होता। और पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए, 22वां अधिवेशन जो हुआ 1906 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। और इसमें भी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इसी बार पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, स्वराज शब्द का प्रयोग। ये पूछेगा पूर्ण स्वराज, तब बोलेंगे 1929। क्या बोलेंगे? 1929। चलिए, बहुत बढ़िया। 23वां अधिवेशन 1907, ये देखिए सूरत में हुआ था। और इसी समय नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। क्योंकि नरम दल के जो लोग थे वो रास बिहारी बोस को बनाना चाह रहे थे अध्यक्ष, और गरम दल के जो लोग थे वो बाल गंगाधर तिलक को बनाना चाह रहे थे, जिसके कारण दोनों का क्या हो गया? रास्ता अलग हो गया। और दोनों अलग हो गए तो याद रखिएगा, इसको सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी बोस। और इसी समय कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। चलिए, उसके बाद है कलकत्ता अधिवेशन 1911। कलकत्ता अधिवेशन 1911, ये देखिए विशन नारायण धड़ की अध्यक्षता में हुआ था। और इस समय पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था साहब। इस बात को याद रखिएगा, कई बार सवाल आएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? क्या बोले? कलकत्ता अधिवेशन 1911। और इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विशन नारायण धड़। और यही पूछेगा कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, दोनों अधिवेशन है कलकत्ता है। चलिए साहब, उसके बाद है 27वां अधिवेशन 1912 में, ये पहली बार बिहार में हुआ है। पहली बार बिहार में बांकीपुर पटना में हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN माधोलकर कर रहे थे। और बिहार में होने वाला ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। चलिए साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है उसको हम लोग कलेक्ट कर दिए हैं। और अगर दोनों चीज़ों को मिला दें, जो पहले पढ़ा ये और ये, तो कांग्रेस लगभग आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। चलिए साहब, बम्बई अधिवेशन 1915, इसमें देखिए अध्यक्षता जो किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसमें पहली बार जो था ये कौन भाग लिए थे? लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे। कौन भाग लिए थे? लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिए थे साहब, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और याद रखिएगा कि 1907 में कांग्रेस का फुट हुआ था, लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का क्या हो गया था? समझौता हो गया था। याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन। उसके बाद देखिए कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1917। इसमें कौन? एनी बेसेंट बनी थी। और ये प्रथम महिला थी, प्रथम महिला जो थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो याद रखिएगा 1917, 1925, 1933 तीनों में महिला बनी थी 8-8 साल पर, 8-8 साल पे बनी थी। ये बातें कई बार बोल भी चुके हैं। चलिए साहब, उसके बाद देखिएगा कि विशेष अधिवेशन, विशेष कलकत्ता अधिवेशन 1920 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। और इसी समय असहयोग प्रस्ताव को क्या कर दिया गया? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसको पास कर दिया गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, 1-2 बार इसको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए विशेष दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ था, दिल्ली में विशेष अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो बाद में जाकर के शिक्षा मंत्री भी बने। और याद रखिएगा कि कांग्रेस के सबसे कम समय के क्या थे? अध्यक्ष थे।
सबसे कम, हाँ कम उम्र के, सबसे कम उम्र के। और समय की बात करेगा तो सबसे अधिक समय का, क्योंकि 40 में बने थे, एक तो इसमें बनबे किए 23 में, फिर 40 में बने तो 45 तक बने रहे, इसीलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बेलगांव अधिवेशन 1924 में, और याद रखिए कि ये गांधी जी अध्यक्षता किए थे, और गांधी जी मात्र एक बार ही अध्यक्षता कांग्रेस के किए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर लाहौर अधिवेशन 1929, इस समय नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और इस समय पूर्ण स्वराज की भी मांग की गई थी, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद देखिए जो सवाल आया था अभी, कराची अधिवेशन 1931, इसकी अध्यक्षता कौन किए? पटेल जी, ठीक है। और अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में, और इसी समय मौलिक अधिकार की कांग्रेस के द्वारा पहली बार मांग भी की गई थी साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फैजपुर अधिवेशन 1937 में, ये नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता में हुआ था, और प्रथम बार ये जो अधिवेशन था किसी गांव में हुआ था, क्योंकि आपको बताए थे कि कांग्रेस का मोटो था कि यहाँ केवल शहर का ही लोग नहीं, गांव तक के लोग इससे जुड़े संस्था से। अगला है हरिपुरा अधिवेशन, ये 1938 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। फिर जाकर के त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में, और इस समय भी कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन याद रखिए कि गांधी जी सुभाष चंद्र का विरोध कर रहे थे, और जिसके कारण गांधी जी विरोध करने के कारण ये जीतने के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव को जीत गए थे, अध्यक्ष की चुनाव को, लेकिन गांधी जी इनका विरोध कर रहे थे और विरोध में अनशन पे बैठ गए थे, जिसके कारण गांधी जी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के पद से जीतने के बावजूद भी इस्तीफा दे दिए। और क्योंकि गांधी जी जो बनाना चाह रहे थे पट्टाभी सीतारामैया को, पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाह रहे थे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद पट्टाभी सीतारामैया ये बोले कि नहीं अध्यक्ष हम नहीं बनेंगे, जिसके कारण बाद में जाकर के फिर कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, ठीक है साहब। ये सारे इम्पोर्टेंट्स जो है सो अधिवेशन था। फिर 1940 में अधिवेशन होता है रामगढ़ में, क्या होता है? रामगढ़ में, और इसमें फिर से बन जाते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन बनते हैं? अबुल कलाम आज़ाद। जो सबसे कम उम्र के थे वही सबसे अधिक दिन के लिए बनेंगे, याद रखिएगा, जो सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष थे वही सबसे अधिक दिन के लिए बने हैं, ठीक है साहब। तो अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे लंबे समय तक, क्योंकि 1940 में बने और 1945 तक बने रहे। क्यों? क्योंकि इस बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन हो ही नहीं पाया था, याद रखिएगा, रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है साहब। चलिए हाँ चलिए अब देखिए और भी कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस पर जो प्रमुख टिप्पणियां हैं, और भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो फैक्ट्स है वो हम लोग बिहार SIPT का क्वेश्चन नंबर 2021 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पढ़े हुए हैं, उसको जा करके आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? तो आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। तो आप देखिए दादा भाई नौरोजी का जो पत्रिका था रस्तगफ्तूर, यही था ना, रस्तगफ्तूर ही था ना, ये भी पूछा गया। आप देख रहे हैं इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी पूछा गया। तो इसका मतलब है कि दादा भाई नौरोजी से, और इसके द्वारा जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो भी आप देखिए दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो स्वराज की मांग की गई थी वो बातें। तो इसका मतलब है कि दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ जो पत्रिका है, जो इनका कांग्रेस का अधिवेशन है, ये सारे सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए करके थोड़ा दादा भाई नौरोजी का जो व्यक्तित्व है उनको पढ़ के जाना है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। चलिए दादा भाई नौरोजी को आपको पता है कि अभी हाल ही में सवाल पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी, या इन्हीं को वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और आपको पता है कि इससे पहले भी पूछा गया था कि जो इनकी पत्रिका थी वो किस जो है सो धर्म से जुड़ा हुआ था, तो पारसी धर्म से, क्योंकि ये किस धर्म से जुड़े हुए हैं? ये पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बम्बई के हैं। किन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ये बम्बई से करते हैं। हाँ खुद पारसी थे, इसी वजह से ये जो पत्रिका निकाले थे वो पारसी धर्म से संबंधित था, और भाषाएं जो उसकी थी वो आंग्ल और गुजराती थी। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन। चलिए
दादा भाई नौरोजी इसका आंसर हो जाता है 1892 में। आपको पता है ये बीपीएससी सवाल पूछा गया है कि 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन का जो संसद है, संसद का जो सदन है, क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, उसके हाँ राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो थे ये दादा भाई नौरोजी थे। और ये 1892 में ये जो है सो बने थे। और ये जिस पार्टी से बने थे, चुनाव लड़े थे, वो थे उदारवादी दल। कौन सा था? उदारवादी दल। तो बीपीएससी यही सवाल किया था प्रीवियस ईयर में, आपको बताए थे कि दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन का जो सदस्य बने थे वो किस पार्टी से चुनाव लड़ करके वो बने थे, तो उदारवादी से। चलिए 1866 में आपको पता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी कहाँ करते हैं? लंदन में करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में ये संस्थाएं दादा भाई नौरोजी, और इसके बारे में पहले भी लिखा है जब संस्था की बातें हुई थी। तो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए मतलब धन के निष्कासन का सिद्धांत, या बोले धन के पलायन का सिद्धांत, या बोले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, तो ये सारे सिद्धांत एक ही है। ये दिए दादा भाई नौरोजी। मतलब इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय धन, भारतीय संपत्तियाँ और ये जो है सो किस तरह से पश्चिमी देशों की तरफ पलायन कर रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर टैक्स अधिक से अधिक लगा करके, लोगों से टैक्स वसूल करके, और किस तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ से ब्रिटेन धन को भेजा जा रहा है। इस तरह की बातें जो है सो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी अपने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के बारे में बताए। और इसी में इन्होंने सर्वप्रथम इसी पुस्तक में राष्ट्रीय आय का भी आकलन किए थे। राष्ट्रीय आय का भी इन्होंने आकलन किए थे, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है साहब। चलिए, इन्हें वयोवृद्ध या ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था, और सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग भी किया गया था वो इसी अधिवेशन में किया गया था, जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 का था। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, इस बात को याद रखिएगा। सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कब बने थे? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। सॉरी 1886 है ना, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। तो इतनी बातें आप लोगों को दादा भाई नौरोजी से याद करना है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो थे ये नरम दल के नेता हुआ करते थे, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, और इनकी जो भी पत्रिका है वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ये हम लोग देख लीजिए कि ये सेकेंड शिफ्ट का 2019 का सारा सवाल है। सारी बातें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, और बच्चा आता है तब कहता है सर बीपीएससी का अलग बैच नहीं है। अब बताइए, पीटी और दरोगा का पीटी और मेंस, बीपीएससी का पीटी ले लीजिए और दरोगा का पीटी और मेंस, बहुत ज़्यादा अंतर बुझा रहा है क्या? बस बिहार स्पेशल एक इंक्लूड कर दीजिए पीटी में, क्योंकि बिहार स्पेशल में उसमें 20 सवाल रहता है, इसमें सवाल नहीं के बराबर रहता है, 1-2 सवाल रहता है। तो दोनों का, दरोगा का पीटी प्लस मेंस और बीपीएससी का पीटी, दोनों लगभग बराबर है। आपको प्रीवियस ईयर वो भी करवाए थे, प्रीवियस ईयर भी करवाए। दोनों जो बच्चा के, दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों के पीटी में कितना अंतर है और कितना जो है सो इक्वलिटी है दोनों में। हाँ बोल। लाइट नहीं जलल है? अच्छा, आगे वाला तो जलल है। चलिए, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाता था राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1928 ईस्वी में, आपको पता है, सॉरी 1828, सही कर लीजिएगा, 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है। ब्रह्म समाज से जुड़े हुए लोगों में केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सारे व्यक्ति जो थे महत्वपूर्ण थे, जो राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का काम किए थे। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ऑप्शन में आपका था
दयानंद सरस्वती। तो इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इनका जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 को गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके बचपन का जो नाम था मूलशंकर था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए? बम्बई में किए। और आर्य समाज की अपनी एक रीतियाँ हुआ करती थी, अपना नियम कानून हुआ करता था और उस नियम के हिसाब से आर्य समाज में लड़का के विवाह की आयु जो थी वो 25 वर्ष कर दिया गया था और लड़की के विवाह का आयु कितना वर्ष था? 16 वर्ष घोषित किया गया था। ठीक है सर। अब देखिए, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की और इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था कि मूर्ति पूजा करना केवल और केवल पाखंड है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि विवेकानंद जी जो थे वो मूर्ति पूजा का क्या कहते थे? समर्थन किए थे कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो मूर्ति पूजा है। ऐसा नहीं बात है। चलिए अगला देखिए, राजा राम मोहन राय। जो आंसर इसका होता, इनका जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु जो हो गई थी 1833 में हो गई थी। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत का निर्माता जो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। चाहे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाए, जनक कहा जाए, या भारत के निर्माता के नाम से जाना जाए, आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। 1809 में इन्होंने एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी। एकेश्वरवादियों का उपहार, क्योंकि इन्होंने जो हम लोग कई जो है सो ईश्वरों को मानते हैं कि काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, समझ रहे, शिव, हनुमान, राम, इतना जो मानते हैं हम लोग, ये इसका विरोध किए हैं। दूसरी बात, इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किए। ये बोले कि बस ईश्वर जो है ना केवल और केवल एक है, ये हजारों जो है, हजार जो आप ईश्वर को मान रहे हैं, ये हजार ईश्वर है नहीं। ऐसा ईश्वर केवल और केवल एक है। और उन्होंने उसी पर इन्होंने पुस्तक एक लिखा, एकेश्वरवादियों का उपहार। ये पुस्तक 1809 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद देखिए 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा का, आत्मीय सभा, ये भी सवाल आप इससे पहले देखे थे कि पूछा गया था, जिसे मित्रों का समाज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने। चाहे आत्मीय सभा बोले या फिर क्या बोले, मित्रों का समाज बोले, इसकी स्थापना, संगठन की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद है 1820 में इन्होंने प्रिंसेस ऑफ द जीनस नामक पुस्तक को लिखी, ये बातें लिखी। उसके बाद आपको पता है कि संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये भी इन्हीं की पत्रिकाएं थी। ये सारे बातें हम लोग याद रखेंगे। इससे पहले भी हम लोग पत्रिकाओं में लिखा है राजा राम मोहन राय की पत्रिकाओं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास किया था। मतलब पूरी तरह से संवैधानिक तरीका से सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, तो प्रयास जो था पूरी तरह से सामाजिक तौर पे राजा राम मोहन राय का था, लेकिन इसे कानूनी जामा पहनाने का जो काम किए वो लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। इस बात को याद रखिएगा। ये बातें कई बार हमको लगता है कि दरोगा का जब सेट करवा रहे हैं तो 4-5 बार हम लोग रिपीटेड किए है कि नहीं। चलिए, अगर बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियस रहे तो बहुत बातें तो यही याद हो जाएगा जितना सवाल रिपीटेड हुआ है। चलिए, राजा की उपाधि जो राजा राम मोहन राय को दिया गया था वो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। संवाद कौमुदी की भी रचना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे। और बाद में जाकर के 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो जाती है? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा, 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है साहब। और उनके समय में ब्रह्म समाज काफ़ी विस्तारित भी हुआ था। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे समाज सुधारक व्यक्ति ब्रह्म समाज में आकर के जुड़े थे। चलिए साहब, अब देखिए एम.जी. राणा डे आपके ऑप्शन में था। एम.जी. राणा डे, तो आपको पता है कि एम.जी. राणा डे 1867 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे, जहाँ पर कुछ क्या कहते हैं राजनीतिक संस्थाएं आपको लिखाए थे कॉलम बना करके, ईस्वी और कॉलम बना करके, वहाँ पर भी ये लाइनें लिखा हुआ है। 1887 में
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की इन्होंने स्थापना किए थे और बाद में पता है कि ये कांग्रेस में जाकर के क्या हो गई थी, विलय हो गई थी। एमजी राणा जो ये क्या थे, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। देखिए एमजी राणा डे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और ये गोखले जो थे ये गांधी जी और सरोजनी नायडू इनके राजनीतिक गुरु थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है साहब। उसके बाद देखिए केशव चंद्र सेन, देखिए ये भी ब्रह्म समाज से पहले आकर के 1858 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये जुड़ने के बाद 1858 में जब जुड़े तो केशव चंद्र सेन को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया था। मतलब ये बड़ा ओहदा जो है सो देवेंद्रनाथ टैगोर उस समय इनको दिए थे, केशव चंद्र सेन को। लेकिन दोनों के बीच में बाद में जाकर के क्या हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच में क्या हो गया, मतभेद शुरू हो गया। मतभेद इसलिए शुरू हो गया था, मतभेद क्यों शुरू हुआ था दोनों के बीच में, देवेंद्रनाथ टैगोर उसके बीच में क्यों हुआ था? नहीं, वो बाद में जाकर के मतभेद हुआ। ऐसा पहले मतभेद इस बात का था कि केशव चंद्र सेन चाहते थे कि जो सामाजिक सुधार है ये भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, देश विदेश में भी सुधार हो। मतभेद का मुख्य कारण ये बात बताए होंगे, देश विदेश हाँ बिल्कुल लिखा है, आप देखिएगा ना, देश विदेश में जो भी सामाजिक सुधार होगा ना केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे, ये देश विदेश में भी हो। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि नहीं, इस सामाजिक सुधार को केवल और केवल भारत तक ही सीमित रखना है, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया। और इस मतभेद के कारण ही क्या हो गया कि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को छोड़ दिए और इन्होंने ब्रह्म समाज से अलग केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज या इसी को बोलते हैं नव विधान ब्रह्म समाज, इसी को क्या बोलते हैं, नव विधान ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज से ये अलग किए। तो कई बार आएगा कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो आप लोग क्या बोलिएगा, केशव चंद्र सेन। चाहे तो भारतीय ब्रह्म समाज बोले, चाहे नव विधान ब्रह्म समाज बोले या साधारण ब्रह्म समाज बोले, ये तीनों की जो स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन ही किए थे। लेकिन यही पूछे, देखिए पहले ब्रह्म समाज क्या बताए कि ब्रह्म समाज तो था ही, अब इसमें दो व्यक्ति के बीच मतभेद हो गया, एक हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर और एक हो गए केशव चंद्र सेन। अब क्या हो गया, केशव चंद्र सेन अलग हो गए तो ये क्या कर लिए, अपना एक अलग स्थापित कर दिए भारतीय ब्रह्म समाज या इसी को क्या बोलते हैं, ठीक। जब ये हो गया ना तो देवेंद्रनाथ टैगोर क्या किए, ये भी क्या कर दिए, अपने ब्रह्म समाज का जो पुराने ब्रह्म समाज था उसका भी ये नाम चेंज कर दिए और ये कर दिए आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज मतलब पुराना ब्रह्म समाज जो पहले से ब्रह्म समाज है, ऐसा बात है, इस तरह की बातें ये कर दिए। तो दोनों का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर ब्रह्म समाज की बोले तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज का बोले तो देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज का बोले तो ये सब चंद्र सेन। ऐसा बात है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। चलिए अब देखिए, जब भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन जी करते हैं तो इसमें क्या था कि ब्राह्मणवादों का विरोध किया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज जो था नव विधान ब्रह्म समाज, इसमें जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के कर्मकांडों का विरोध किया गया था। कि जो भी आप लोग शादी विवाह में कर्मकांड का तरीका अपनाते हैं, पंडित को बुला करके जो हम लोग ताम झाम करते हैं, इस सब ताम झाम का ये लोग क्या किए थे, विरोध कर रहे थे। और इसके साथ साथ बाल विवाह का भी ये लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, केशव चंद्र सेन। और उनका जो नव विधान ब्रह्म समाज था वो विरोध कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन स्वयं अपनी बेटी का विवाह एक राजा के साथ कर देते हैं और पूरी जो है सो ब्राह्मण कर्मकांड जो होता है पूरी तरह से वेदों के आधार पर ये क्या करते हैं, शादी विवाह करते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि मात्र इनकी पुत्री क्या है, 13 वर्षीय है। देखिए ब्राह्मण का विरोध करने वाले लोग ब्राह्मण का जो कर्मकांड है उसका प्रयोग कर करके विवाह किए। तो सबसे पहला नंबर इनका ब्राह्मण विरोधी जो नीति था यह समाप्त हो गया। जो बाल विवाह का ये विरोध कर रहे थे तो अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह केवल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, बाल विवाह ही हुआ ना। तो जिसके कारण देखिए जो नव विधान ब्रह्म समाज का दोनों पहलू था, दोनों पहलू क्या हो गया, समाप्त हो गया, दोनों सिद्धांत समाप्त हो गया। जिसके कारण नव विधान मंडल के अंदर
जो इनके दोस्त लोग थे वो ही, इनके सहयोगी ही इनका विरोध करना शुरू कर दिए कि आप किस आधार पर जो है सो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और आप स्वयं जो है सो इस आधार को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। जिसके कारण ये इनके दोस्त के विरोध के कारण ये क्या कर दिए कि भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़ दिए और भारतीय ब्रह्म समाज को छोड़ करके फिर से एक जो है सो ब्रह्म समाज की स्थापना की 1878 में और इसका नाम दिया गया साधारण ब्रह्म समाज। लेकिन साधारण ब्रह्म समाज उतना फेमस नहीं हो पाया और एक तरह से समझिए कि केशव चंद्र सेन जो है इनकी इतिहास ही लगभग समाप्त हो गई। जो इनका योगदान था ब्रह्म समाज में वो ही समाप्त हो गया। कारण ये था क्योंकि जो सिद्धांत इनके संस्था की स्थापना करने का हुआ करता था वो स्वयं तोड़ दिए, जिसके कारण लोग इन पर भरोसा करना छोड़ दिए और जिसके कारण इनका जो बाद में बना हुआ साधारण ब्रह्म समाज था ये बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए साहब, चलिए नेक्स्ट है सवाल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? इस शायद नहीं पढ़ाए थे ना आप लोगों को, पढ़ाए हैं? चलिए ठीक है, 1845 से 46। हमको लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी में थोड़ा सा वर्ल्ड को अगर अभी छोड़ दिया जाए जो क्लास में भी नहीं हुआ तो बाकी चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग फिर जो है सो दीपचंद बोलेंगे सर फाउंडेशन की बात करते हैं तो लगभग वहाँ से सारे सवाल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, टेली कर रहा है। ऐसा हमको लगता है एकाध ही सवाल जो रेयर केस में हो सकता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो तो ही वो मिस करता है, अन्यथा आप देख लीजिए कि जो वो मिस फाउंडेशन बेस से नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम लोग वो भी कर लेंगे तो वहाँ से भी सवाल मिस नहीं होगा। चलिए, और आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए कि साइंस के लिए खास करके बताते हैं कि आप लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी को पढ़िए साइंस के लिए। नहीं, दृष्टि नहीं साहब, कोई बेसिस, देखिए बेसिस पे होना और एनसीईआरटी होना दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। साइंस की बुक के लिए एनसीईआरटी का होना और एनसीईआरटी बेस्ड पे होना दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ रहे? कोई भी ऐसा कहता है कि एनसीईआरटी पर आधारित नहीं है, चाहे आप महेश बर्नवाल की बुकों को लीजिए बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित, चाहे दृष्टि का लीजिए, चाहे कोई भी बुक लीजिए तो सारे एनसीईआरटी पर आधारित, लेकिन एनसीईआरटी का होना कुछ और है, ऐसा नहीं बात है। तो इसीलिए करके एनसीईआरटी का कुछ ऐसा है कि जो प्रैक्टिकली जो दिया होता है प्रायोगिक, वहाँ से भी सवाल उठा करके डालता है ना। आपको बताए थे कि गुलाब को काटने के बाद उसे जब पानी में डाला जाता है तो इस तरह का सवाल पड़ा है ना। तो इसीलिए करके प्रयास करिए, अभी टाइम है आपके पास, इसीलिए करके देखिए 9, 10th, 11th का कम से कम 9, 10th, 11, 12 4 क्लास का अभी टाइम है। अगर एक एक महीना में भी आप पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को तो अभी 3-4 महीना आपके टाइम है। तो आप क्या बोले, हाँ सबका अलग अलग। तो इसीलिए करके थोड़ा सा साइंस को प्रिफेयर जो है ना एनसीईआरटी से करिए, हल्ला नहीं करने का, क्योंकि हम लोग अभी आगामी एग्ज़ाम जो भी हुआ पिछले कहिए 1-2 महीना में जो भी हुआ आप देख रहे हैं, पिछले 1-2 महीना में जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देख लीजिए कि उठा करके एनसीईआरटी को रखा गया है। ग्रुप डी एनसीईआरटी, वही बात हम बोल रहे हैं ना कि अगर आपको हम जो अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हम लोग जब साइंस ये जब ख़त्म होगा ना हिस्ट्री ये सेट, तो सबसे पहले हम साइंस का ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले उसी को शुरू करेंगे हम लोग। ऐसे बात है, सबसे पहले साइंस को ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस में होता है क्या, सब सारे साइंस के ही बच्चे होते हैं और सबसे अधिक सवाल गलती जो होता है वो साइंस का ही होता है, समझ रहे? क्योंकि हम लोग साइंस में ना धुआं छुए रहते हैं, ऐसे में धुआं छुए रहते हैं। वो कबड्डी नहीं खेलते, कभी कभी चप्पल डाल देते थे बीच में तो दौड़ के लमड़ के पहुंच जाते थे, वही ऐसे में। तो वही बात है, हम लोग बच्चा में उसको धुआं बोलते थे, आए समझ में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1800। हल्ला नहीं करना है,
1845 से 46, ये बातें हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए अब देखिए थोड़ा सा इसमें डाल दिए डिस्क्रिप्शन। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 1846 के बीच में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में सिख और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें सिख की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। सिख राज का जो अंतिम शासक था कौन था, दिलीप सिंह था। जैसे आपको पता है कि बाद में डलहौजी क्या किया, जब 1849 में जाकर के डलहौजी क्या करता है कि इसको पढ़ने के लिए लंदन भेज देता है, क्योंकि ये दिलीप सिंह अल्प आयु का होता है, कम उम्र का होता है, और ये सिख जो है सो शासक बन जाता है। और इसे डलहौजी क्या करता है कि सिख को अपने साम्राज्य में, जो सिख राज है इसको अपने साम्राज्य में मिला करके, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला करके दिलीप सिंह को भेज देता है लंदन में पढ़ने के लिए। ऐसा बात है कि अभी पढ़ने की उम्र है, राजा बनने की उम्र नहीं है, चल जाओ पढ़ने के लिए, ऐसा में इसको भेज देता है। इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाल सिंह और तेज सिंह ने सिखों के साथ क्या क्या था, विश्वासघात किया था साहब। ये दोनों विश्वासघात कर दिया था सिखों के साथ, ऐसा में, जिसके कारण ये हारा था। 1846 में लाहौर संधि के साथ ये युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड डलहौजी था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 18 अप्रैल 1848 से 29 मार्च 1849 तक चलता है। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद सिख राज का संपूर्ण हिस्सा जो है सो 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। और इसी समय राजा दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया जाता है। ऐसा नहीं बात है। चलिए इस तरह से आपका टोटल जो सवाल था हिस्ट्री का 17 सवाल था इसमें, और 17 सवाल 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है।